नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। पीएम मोदी ने आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए उपायों पर काम करने का राज्यों को दिया सुझाव। तिलहन और दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। लंपी स्किन बीमारी को लेकर राजस्थान जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने की बैठक। लंपी स्किन बीमारी से गायों को बचाने और राज्य सरकार द्वारा अभी तक किए गए प्रयासों पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। कहा कि राज्य सरकार गंभीरता से नहीं कर रही है काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की लागू। ट्रेंच ड्रिप, मल्चिंग, पेड़ी प्रबंध और सह फसली खेती के समन्वय से बनी है पंचामृत योजना। खेती की नई तकनीक और गन्ने के साथ सह फसली खेती को भी दिया जा रहा है प्रोत्साहन। जम्मू कश्मीर के कृषि और बागवानी क्षेत्र को बाजार तक लाने के लिए शुरू की गई परवाज इनोवेट मार्केट लिंकेज योजना। इसमें फलों को हवाई मार्ग से भेजने पर 25% दी जाएगी सब्सिडी। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को किया जा रहा है जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप राज्यपालों और प्रशासकों ने हिस्सा लिया। कोरोना महामारी के बाद से गवर्निंग काउंसिल की ये पहली इन पर्सन बैठक थी। बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों को आयात पर निर्भरता कम करने और विभिन्न उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए उपायों पर काम करने का सुझाव भी दिया। पीएम मोदी ने बैठक में राज्यों को कृषि के आधुनिकीकरण, फसलों के विविधीकरण और कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के उपायों पर काम करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने तिलहन और दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान राज्यों ने देश के तेज विकास के लिए पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया। तो मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा कि इस बैठक से टीम इंडिया की भावना और मजबूत हुई है। राजस्थान में पशुओं में फैल रहे त्वचा रोग लंपी की वजह से कई मवेशियों की मौत हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जोधपुर में लंपी त्वचा रोग की रोकथाम और गायों की बचाव के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राजस्थान सरकार से आपदा की रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है और साथ ही इसकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग करने के लिए भी कहा गया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस बीमारी को रोकने के लिए अधिकारियों को अवश्य दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही उन्हें तकनीक का प्रयोग कर इस बीमारी से निपटने को कहा गया है। गुजरात के रास्ते से आकर के पिछले 2 महीने में पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इस बीमारी का कहर बरपा है। हजारों की संख्या में गायें काल कवलित हुई है और अगर पूरे राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का आंकड़ा उठा करके देखा जाए तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा पशुधन इससे संक्रमित हुआ है और ये निरंतर आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों में हम लगातार जिला प्रशासन, राज्य सरकार के साथ में हम सभी लोग चर्चा करके, बातचीत करके इसको किस तरह से रोकथाम किया जा सके, इस विषय में लगातार निर्देश दे रहे थे। तो एक वीडियो कॉल के माध्यम से जो है गांव के जनप्रतिनिधि उस पशु का एक बार डॉक्टर को बीच के साथ में बात करके निरीक्षण कर सकें और तुरंत उसके ऊपर इनिशिएटिव ले सकें, ऐसे निर्देश दिए हैं। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, जो दवाइयों की खरीद के लिए सरकार ने पैसा दिया है उसका भी समुचित उपयोग हो और सब लोग एक टीम भावना के साथ में इस पर काम करें। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों की टीम को अलग अलग जिलों में भेजा है और टीमों की रिपोर्ट के आधार पर वैक्सीनेशन की पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लंपी डिजीज की वजह से पश्चिमी राजस्थान में कई जगह पर गायों की अकाल मृत्यु हुई है और इसको लेकर भारत सरकार निश्चित रूप से चिंतित है।
और भारत सरकार ने समय रहते अपनी ICR से साइंटिस्टों की टीम को भेजा और उन्होंने विभिन्न जिलों में जाकर उनके सैंपल कलेक्ट किए और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और उसके बाद वैक्सीनेशन की उनकी पर्याप्त व्यवस्था तैयार हो गई है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अब आने वाले समय में इसका समाधान हो, इसलिए राज्य सरकार जो है राजस्थान की उनको इसको लेकर व्यवस्था करेगी, तो निश्चित रूप से समय रहते इसका समाधान हो जाएगा। और राजस्थान में लंपी डिजीज के कारण गायों पर खतरा मंडरा रहा है। गायों में फैली इस संक्रामक बीमारी के मामले में राजस्थान अग्रणी है। केंद्र सरकार ने राज्य को एडवाइजरी जारी की है। इस विषय पर राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। सरकार लंपी पॉक्स बीमारी को लेकर सभी राज्यों को आगाह कर रही है और एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसके बाद जो राज्यों के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय वो भी इस पर काफी सतर्क है। अभी हमारे साथ मौजूद है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग। आइए बात करते हैं कुलपति जी से, किस तरह इस बीमारी को लेकर किसान जागरूक बने और प्रारंभिक तौर पर इससे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सर, जिस तरह से देखने में आया ये बीमारी कोरोना वायरस की तरह से फैल रही है और प्रारंभिक तौर पर अगर बात करें किसानों को क्या एडवाइजरी आप देंगे? देखिए, ऐसा है कि किसानों की जहाँ तक बात है, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे ही उनको कोई प्रारंभिक लक्षण अपने पशुओं में नज़र आते हैं, विशेष रूप से इसके अंदर 2 लक्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि पशुओं में बुखार बहुत तेज होगा, दूसरा ये है कि शरीर के ऊपर जो है चमड़ी के ऊपर उनको गांठें नज़र आएंगी और बाकी आँखों से पानी चलना, नाक से पानी चलना, मुँह से पानी चलना, ये इसके लक्षण है। तो जैसे ही ये लक्षण देखने में आते हैं, सर्वप्रथम उनको अपने ऐसे पशुओं को जो स्वस्थ पशु हैं उनसे बिल्कुल अलग कर दें और जो भी उनके निकटतम पशु चिकित्सक उपलब्ध है उसके माध्यम से उसका उपचार करवाना शुरू करें। तो सबसे पहली बात ये है। दूसरा ये है कि जहाँ भी उन्होंने अपने पशु रखे हुए हैं, चाहे वो स्वस्थ पशु हैं या जो बीमार पशु हैं, वहाँ की साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। वहाँ पे चूने का छिड़काव करें। वहाँ पे अगर मच्छर और मक्खी का अगर देखते हैं उनको रोकने का उपाय करें। कुछ और नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा धुआं कर सकते हैं, उसमें नीम की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस बीमारी को रोकने का एकमात्र यही उपाय है कि हम इसके लिए सावधानी बरतें। देखने में आ रहा है राज्यों को एडवाइजरी जारी किया, आपने जिक्र भी किया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो चिकित्सा में काढ़ा वगैरह देना जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े, इस तरह के कोई उपाय किसान कर सकते हैं घरेलू? देखिए, हमारे पशुपालक जो है वो घरेलू उपाय तो हम लोग शुरू से करते ही आए हैं। इसके बारे में कोई बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है, हमने जैसे कोरोना में देखा है कि कोरोना से लड़ने में हम लोगों ने देशी औषधियों का विशेष रूप से काढ़े का प्रयोग किया है और कहीं ना कहीं जितने भी हमारी देशी औषधियाँ हैं वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि अगर काढ़े का प्रयोग किया जाए वो भी कुछ हद तक इसमें लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग, जिनका मानना है कि कोरोना वायरस की तरह लंपी पॉक्स भी एक बीमारी है। इसको लेकर किसानों को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है और प्रारंभिक तौर पर जो पशु इससे पीड़ित है या प्रभावित है उसको आइसोलेट करें और देसी काढ़ा देकर भी उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने से पशुओं में इस बीमारी को रोकने और नियंत्रित करने व प्रसार से बचने का उपाय बनाया जा सकता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन रफीक के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, बीकानेर। और मध्य प्रदेश सरकार ने तेजी से फैल रहे लंपी वायरस से किसानों को पशु हानि से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की गाइडलाइन अनुसार रोग की पहचान एवं नियंत्रण के लिए सदैव सजग रहें। लक्षण दिखाई देने पर नमूने एकत्रित कर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भोपाल को भेजें। लंपी स्किन डिजीज पशुओं की वायरल बीमारी है जो पॉक्स वायरस से मच्छर, मक्खी, टिक से एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। शुरुआत में हल्का बुखार 2-3 दिन के लिए रहता है। इसके बाद पूरे शरीर की चमड़ी में 2-3 सेंटीमीटर की गांठें निकल आती हैं और ये गठान गोल उभरी हुई होती हैं जो चमड़ी के साथ मांसपेशियों की गहराई तक जाती हैं और मुंह, गले एवं सांस की नाली तक फैल जाती हैं। साथ ही लिम्फ नोड, पैरों में सूजन, दुग्ध उत्पादन में कमी, गर्भपात, बांझपन और कभी-कभी पशु की मृत्यु भी हो जाती है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को आमदनी बढ़ाने और अत्यधिक उपज अर्जित करने की गर्ज से पंचामृत योजना लागू की है। ये पंचामृत योजना गन्ने की मिठास तो बढ़ाएगी ही और कम पानी में अच्छी पैदावार प्राप्त करने का जरिया भी बनेगी। ट्रेंच, ड्रिप, मल्चिंग, पेड़ी प्रबंध और सह फसली खेती के समन्वय से बनी इस पंचामृत योजना में पत्तियों के मल्चिंग में प्रयोग से प्रदूषण को कम करने का प्रयास भी शामिल है। इधर सह फसल से गन्ने की खेती की लागत निकाल कर गन्ने से होने वाली आय को पूरी तरह से बचाने का काम भी होगा। समय से गन्ना मूल्य भुगतान और चीनी मिलों द्वारा पर्याप्त मात्रा में गन्ना की पेराई ने भी इसकी सूरत बदली है। इससे न सिर्फ गन्ना का उत्पादन बढ़ता है बल्कि चीनी का प्रोडक्शन भी पर्याप्त हो गया है। और इधर अब सरकार का जोर न्यूनतम लागत में अधिक पैदावार का है और इसके लिए खेती की नई तकनीक के साथ गन्ने के साथ सह फसली खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब पंचामृत योजना को लागू किया है। पंचामृत योजना में गन्ना बुआई की आधुनिक 5 विधाओं को शामिल किया गया है। इनमें ट्रेंच, पेड़ी प्रबंध, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सह फसल विधियों को शामिल किया गया है। परवास इनोवेट मार्केट लिंकेज योजना परवास में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की जबरदस्त क्षमता है। सरकार ने यह योजना जम्मू कश्मीर के कृषि और बागवानी क्षेत्र की बाजार तक पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू की है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के फलों को हवाई मार्ग से भेजने पर 25% की सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी किसानों को प्रत्यक्ष अंतरण लाभ माध्यम से दी जाती है। कार्यान्वयन एजेंसी जम्मू कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम नियमित रूप से इस योजना के बारे में किसानों को जागरूक कर रही है, जिससे बड़ी संख्या में किसान इसका लाभ उठा सकें। योजना से संबंधित कार्यों को आसान बनाया गया है और सब्सिडी का भुगतान समय पर किया जा रहा है। इस योजना से किसानों की आय दोगुनी करके उनका आर्थिक और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित किया गया है। इसमें किसानों को उपज का मूल्य सीधे बैंक खातों में मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के शहरी क्षेत्रों में अपना घर बनाने के लोगों के प्रतीक्षित सपने अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोग अब अपना घर बनाकर अपने जीवन को बदल रहे हैं। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए उधमपुर के शहरी क्षेत्रों में पक्के घर का निर्माण किया है। और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जिला उधमपुर के शहरी क्षेत्रों में कुल 584 लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अब तक 135 घर बन चुके हैं, जबकि 449 घरों का निर्माण चल रहा है। भारत सरकार ने अब तक PMAYEU के तहत उधमपुर के शहरी क्षेत्र में मकानों के निर्माण के लिए 3 करोड़ 43 लाख और 17,582 रुपए खर्च किए हैं। रेंट पे रहते थे और हमें बड़ा मुश्किल होती थी। अब हमारा अपना घर बन गया प्रधानमंत्री योजना की तरफ से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब गरीबों को इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए और अपना घर के लिए पैसे लेने चाहिए। धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री योजना की तरफ से जो हमें पैसे मिले और हमने घर बनाया। पहले हम एक ही कमरे में गुजारा करते थे, अब हमारे अपने 2 कमरे हैं और अब हम अच्छे से गुजारा हो जाता है हमारा, और हम जो पैसे बचते हैं हम बच्चों की पढ़ाई पे लगाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम में अप्लाई किया था 2020 में, तो हमें पहले इंस्टॉलमेंट मिली एंड देन हमने शुरू किया ये घर बनाया। इससे पहले हम रेंट पे रहते थे। ड्यू टू आवास योजना एंड ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम आज अपने घर पे रहते हैं। हमें इस घर से जुड़ी हुई बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली है जो हमें रेंट पे नहीं मिलती थी, लेकिन अब हमारा अपना घर बन गया और हम अब इस घर में बहुत खुशहाली से रह रहे हैं। हमारे पास 584 घर ऐसे हैं बेनिफिशरीज हैं जिनको ये बेनिफिट मिला। उसमें से आज दिन तक 3 करोड़ 43 लाख 17,582 रुपए जो गवर्नमेंट की तरफ से हमने बेनिफिशरीज को डिसबर्स आज के दिन तक कर दिए हुए हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो 325 घर जो हमारे टाउन में हैं और 259 घर जो हमारे रूरल एरिया में हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम
जैसे भी कोई भी डीपीआर बनती है हमारी या कोई भी होते हैं, जितने ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सके हम उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि कोई गरीब ना रह जाए, कोई गरीब बिना छत के ना रह जाए। और बाकी राज्यों की तरह त्रिपुरा में भी बहुत खेती किसानी होती है। एक प्रकार की खेती जो यहाँ की जाती है और वो है स्थानांतरण खेती। इस खेती के तहत झूम खेती आती है। त्रिपुरा के आदिवासी सदियों से झूम कृषि करते आ रहे हैं। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों को तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। 2 या 3 वर्ष तक, जब तक मिट्टी की उर्वरकता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग आते हैं। अब दूसरी जगह पर जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है। इस प्रकार ये एक स्थानांतरणशील कृषि है जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में भी इस प्रणाली से खेती की जाती है। और देश में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे और जड़ी बूटियों को लेकर एक और बेहतरीन प्रयास हुआ है। जुलाई में इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम लॉन्च किया गया है। भारतीय वनस्पतियों के रिसर्च के लिए ये एक बेहतरीन रिसोर्स बनेगा। इस हर्बेरियम में 1,20,000 से ज्यादा इमेज हैं। इस हर्बेरियम से छात्रों और शोध करने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी इसका जिक्र किया था। वर्चुअल हर्बेरियम के बारे में बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक डॉक्टर ए माऊ से बात की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए कैसे किया जाता है, इसका ताजा उदाहरण है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। लेकिन ये हर्बेरियम है क्या जो वर्चुअल रूप से जुड़ रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर ए माऊ। वर्चुअल हर्बेरियम में हम लोग का पास में जितना पौधा का स्पेसिमेन है और उसको लगाने के लिए अभी खुशी हो रहा है। इसमें हम लोग का बीएसआई का पास में 35 लाख है, 3.5 मिलियन ऐसा है। इसे पूरा देश से लेकर रखा, कहाँ से मिलते हैं वो सब गच्चे पौधा का लेकर हम लोग ने स्पेसिमेन बना रखा। इसको अभी खाली अभी साल आजकल का नहीं, खाली नहीं, ये कोई स्पेसिमेन तो 200-300 साल का भी है और अभी नया अभी का भी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी पहला तो कोई हार्डवेयर में हम लोग का पास में ऐसा रहता था, कोई देखता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। लेकिन अभी ये वर्चुअल हार्डवेयर में आ गया, डिजिटल में। अभी तो वो सब आदमी कौन सा इंटरेस्ट है उसे देख सकता है। इसमें हम लोगों ने अभी 1,20,000 ऐसा तो इमेज लगा दिया, फोटो लगा दिया। लेकिन हम लोग अभी खुशी हो रहा है, ट्राई हो रहा है, बाय दिसंबर साल में 2 लाख से ऊपर हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट हो या रिसर्चर हो, वो कैसे एक्सेस करेगा? अभी ये हम लोग का बीएसआई का वेबसाइट है। वेबसाइट में एक हम लोग का इसमें 3 लिंक है। अभी ये वर्चुअल हार्डवेयर के लिए हम लोग का कल bsi@bsi.gov.in उसमें लिंक लिंक इसे मिल जाएगा। 2 किस्म लगा, 2 इमेज। एक तो अभी आप देख सकते हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा क्वालिटी अच्छा वाला मानते हैं तो हम लोग से रिक्वेस्टेशन दे सकते हैं। लेकिन देगा तो वो चार्ज है, वो चार्ज मिल रहा है, वो पैसा फी तो देना है और लेकिन उसको भी हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, उसमें कितना फायदेमंद होगा? हार्बेरियम में हम लोग का कलेक्शन 2-3 साल तो 200-300 ईयर्स ओल्ड का इंफॉर्मेशन है। उस टाइम में कैसा हुआ, अभी क्या हुआ, उसको कंपेयर कर सकता है। औषधीय पौधों को जानने में कितना मददगार होगा ये? यहाँ में देखेगा तो किसी भी आइडेंटिफिकेशन तो ऑथेंटिकेट कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया वर्चुअल हर्बेरियम का, तो पहले में और अब में क्या फर्क आपने देखा हिट करने में? प्रतिदिन कितने लोग देखते हैं और अब तक कितने लोग देख चुके हैं?
उसका पहला तो हम लोग को ये हिट एक दिन में 10,000 ऐसा तो आ रहा है, लेकिन अभी उसका बाद में 5,000 ऐसा तो और ज़्यादा हो गया, 15,000 ऐसा एक दिन में हिट हो रहा है। इसलिए अभी जुलाई में हम लोग ने जुलाई 1 में लॉन्च किया, अभी तक आज दिन का तब 2 लाख पहुँचने के लिए है। कैमरामैन नारायण मूर्ति के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। पंजाब में अगर बारिश के बाद या फिर सिंचाई के बाद कपास के पौधों में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो प्रति लीटर पानी में 10 मिलीलीटर ग्राम के हिसाब से किसान कोबाल्ट क्लोराइड घोल का छिड़काव करें। साथ ही कपास को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए ब्लाइटॉक्स और एग्रीमाइसिन का छिड़काव किया जा सकता है। इनका छिड़काव हर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। कपास की पछीती फसल में यूरिया डालें। यहाँ के गन्ना किसान अच्छी पैदावार के लिए 7 या 12 दिनों के अंतराल पर गन्ने की सिंचाई करें। वहीं बारिश के जमा पानी को मक्का के खेतों से तुरंत निकाल दें। इस समय यहाँ आम, अमरूद, लीची और चीकू के नए बाग भी रोपे जा सकते हैं। बैंगन में इस समय अंकुर बेधक और घुन देखा जाता है। ऐसे में बचाव के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। हरियाणा के किसान सीधी बिजाई वाले धान में खरपतवारों की पहचान ठीक से करें और जरूरत पड़ने पर खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। साथ ही धान के खेत की मेड़ों को मजबूत और ऊंची कर लें ताकि पर्याप्त जल स्तर बना रहे। इस समय यहाँ फूल गोभी, टमाटर और मिर्च जैसी सब्जियों की नर्सरी लगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में इस मौसम में गन्ने में प्रति हेक्टेयर 130 से 136 किलो यूरिया डालें। यहाँ इस समय बैंगन और भिंडी की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान आम, अमरूद और नींबू, अंगूर, बेर और पपीते के बागों की समय पर सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में ही अरहर, मूंगफली, उड़द और मूंग की खड़ी फसलों में रुके बारिश के पानी को निकाल दें। इस समय यहाँ बैंगन और भिंडी की रोपाई की जा सकती है। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल की समाप्ति पर सदन को संबोधित करते हुए कहा कि वेंकैया नायडू देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया।
स्वतंत्रता दिवस से पहले टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विभिन्न टीमों ने सोमवार को जम्मू और डोडा जिले में कई जगहों पर एक साथ छापे मारे हैं। बठिंडी में रहने वाले सेवानिवृत्त डीएफओ हाफिजुल्लाह के घर भी एनआईए की टीम जांच कर रही है। वहीं बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच संबंध लंबे समय से असहज चल रहे हैं। बिहार में अगले 2-3 दिनों में रजत, जदयू, कांग्रेस और हम के विधायक दलों की बैठक बुलाई गई है। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम पर लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश सरकार को ने जो भी करना है वो अपने दम पर करें। उन्होंने कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार अपराध पर लगाम लगाने और बेरोजगारी में सबसे आगे है, तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए आरजेडी के नेता मेरा नाम के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उड़ीसा के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह का ये पहला भुवनेश्वर दौरा है। अमित शाह ने भुवनेश्वर में सबसे पहले श्री लिंगराज मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना कर अपना दौरा शुरू किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कटक में उड़िया बाजार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थान का दौरा किया। इस मौके पर अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राजस्थान के सीकर जिले में काटू श्याम जी के मासिक मेले में सवेरे भगदड़ मच जाने से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल महिलाओं को उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया है, जबकि कुछ घायल श्रद्धालुओं को काटू श्याम जी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करके उन्हें छुट्टी दे दी गई है। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोली की कार पर खनन माफिया द्वारा हमला किया जाने की खबर है और मीडिया को दी गई जानकारी में सांसद ने कहा है कि वो दिल्ली से राजस्थान लौट रही थी, तभी भरतपुर में खनन माफिया द्वारा उनकी कार पर पथराव किया गया। बीजेपी सांसद का आरोप है कि उन्हें मारने की कोशिश की गई है। भरतपुर प्रशासन के मुताबिक सांसद पर हमले मामले में एफआईआर दर्ज, जांच शुरू कर दी गई है। और नई दिल्ली में संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार आईटीसी के नियामक और नीतिगत पहलुओं पर आईटीयूटी क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम का आयोजन किया है। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा है कि दुनिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। बाजार के अनुकूल नीतियां और संगठनात्मक सुधार के इस क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 206.56 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीकाकरण अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में 34 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी गई हैं। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।